पिछली बार मैं रेस में हिस्सा लेने के लिए दुबई गया था, लेकिन बीच रास्ते में मेरी स्कॉर्पियो को किसी ने प्लेन से गिरा दिया था। मैं तो अपने आप को इस रेस से बाहर समझ रहा था, लेकिन तभी जलपर आ जाता है और मुझे फॉर्च्यूनर देता है रेस कंप्लीट करने के लिए। अब रेस में मैं सबसे आगे चल रहा था, लेकिन तभी एक अननोन मंकी मैन आता है, जिसकी वजह से मैं चौथे नंबर पे फिनिश करता हूँ। अब हम सारे के सारे कंटेस्टेंट्स एक लग्जरी क्रूज में थे और उस डेस्टिनेशन में जा रहे थे जहाँ पे इस रेस का फाइनल राउंड होने वाला था। हर कोई अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में लगा हुआ था। तुमसे मैंने कितनी बार कहा जी, में जब मैं गाड़ी चलाते रहता हूँ तो चिल्लाया मत करो। ठीक है अब्बा, आगे से नहीं बोलूंगा, पर उसके हायाबुसा लाजवाब थी। बेटा एक बार हम ये रेस जीत जाए, 5 करोड़ में से तुम्हारे लिए 5 हायाबुसा खरीद लेंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा। ये लोग तो सिर्फ सपने ही देखते रहेंगे, लेकिन इस बार का विनर भी मैं ही रहूंगा। एक और पोज दो। क्या बात, क्या फोटो आ रहा है। ए फोटोग्राफर, मुझसे शर्त लगा ले, मैं और मेरी बुकाटी ही इस रेस को जीतेंगे। लेकिन मन ही मन में मुझे एक बात खाई जा रही थी कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने मेरी स्कॉर्पियो को प्लेन से फेंका और बीच में आके मेरे रेस खराब कर दी। अब उस मंकी मैन का इरादा क्या था वो तो मैं नहीं जानता था, तो इसलिए मैंने अपना सारा फोकस इस रेस को जीतने के लिए लगा दिया था। अब सारे लोग तो ये बोल रहे हैं मैं जीतूंगा, पर मैं जानता हूँ आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये एक वीआईपी एरिया है और हमारे चिंदी चोर कंटेस्टेंट इस जगह को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए तो मैं अंदर हूँ और वो वहाँ बाहर धूप में सड़ रहे हैं। अब ये सब तो चलते ही रहेगा और अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट मंजिल पे। अब क्रूज से उतरने के बाद हम सारे के सारे कंटेस्टेंट्स बस में आ गए थे और हम सभी को आराम करने के लिए रिजॉर्ट लेके जाया जा रहा था, लेकिन डीजल वाली बस होने की वजह से मुझे यहाँ पे भी थोड़ी सी मोशन सिकनेस होने लग गई थी। और फिर लगभग आधा घंटे सफर करने के बाद हम फाइनली उस लग्जरी विला में पहुंच जाते हैं, जिसको देख के मेरे होश ही उड़ गए थे। रेस को शुरू होने में अभी काफी टाइम था, इसलिए तब तक सारे कंटेस्टेंट्स यहीं पे आराम करने वाले थे। ए, फटाफट बस खाली करो, इसे वापस भी जाना है। सब लोग फिर बस से उतर गए थे और विला पहुंचते ही हमारा फोटोशूट शुरू हो गया था। ये रेस की शुरुआत तो 8 कंटेस्टेंट्स के साथ हुई थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 4 बचे हैं जब बार के बेटे को अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन मुझे लग रहा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी नए कंटेस्टेंट जरूर आएंगे। ए, फोटोग्राफर, सबकी कम फोटो निकाल, रील का पैसा क्या तेरा बाप देगा? अब हमारा फोटोशूट कंप्लीट हो गया था और होस्ट हमें विला में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब मैं विला के अंदर जा रहा था तभी मुझे होस्ट बुला लेते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, ओ भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो विला में आराम करने जा रहा हूँ, बाद में रेस में हिस्सा भी तो लेना है। तो भाई साहब उसके लिए गाड़ी लगती है। गाड़ी पिछली बार पता नहीं तुमने कहाँ से फॉर्च्यूनर ला ली थी, पर अब तो वो भी नहीं है। मैं उन्हें बोलता हूँ कि दुबई वाली रेस खत्म होने के बाद जलपर उस फॉर्च्यूनर को अपने साथ वापस लेके चला गया था, तो ये सुन के वो बोलने लगते हैं, ये फैंटेसी की दुनिया मुझे मत बता। देख मैं सीधा बता रहा हूँ, 5 घंटे के अंदर रेस शुरू होगी, तब तक कोई भी गाड़ी का इंतजाम करो और अगर गाड़ी लेके नहीं आ सकते तो रेस में मत आना। ये बात सुन के मैं काफी उदास हो गया था और मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारी गाड़ी का इंतजाम कर लूंगा। देख बाबू, गाड़ी का इंतजाम नहीं किया ना तो यहाँ से पैदल वापस जाना पड़ेगा। मैं अब काफी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। रेस शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे बाकी थे, लेकिन रेस में हिस्सा लेने के लिए मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं थी। मैंने 2-3 बार जलपरे का नाम लेके उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन जलपरा बिल्कुल भी नहीं आया। मैं समझ गया था कि अब मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे काफी टेंशन में था, लेकिन विला के अंदर तो माहौल पूरी तरीके से अलग था। वाह, इसे कहते हैं जिंदगी, है ना अब्बा? काफी सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। क्या बात है, क्या साफ पानी और ठंडा। हाँ, मजा आ गई। जब मैं जीत जाऊंगा ना, मैं इससे भी बड़ा बंगला बनाऊंगा। अब सारे कंटेस्टेंट्स यहाँ पे विला में मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन बाहर खड़े होके मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार गाड़ी का जुगाड़ किया तो किया कैसे जाए। और तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे एक शहर का चक्कर लगा के आना चाहिए। मैं कड़कड़ाते हुए धूप में अपनी गाड़ी का जुगाड़ करने के लिए निकल पड़ता हूँ। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई गाड़ी तो मुझे मिल ही जाएंगी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। चलते चलते 5 किलोमीटर हो गए थे, लेकिन कोई भी ढंग की गाड़ी नहीं मिली। और जब मैं एक बस्ती की तरफ से जा रहा था तब मेरे पैर अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि बबलू मैकेनिक था। वो सामने वहाँ किसी से बात कर रहा था और उसे देख के मैं पूरी तरीके से हैरान था। अब मैं उसे देख रहा था तो वो मुझे नोटिस कर लेता है और मुझे बोलना है, अरे भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे देखते ही बबलू मैकेनिक तुरंत मेरे पास आ जाता है और मैं उसे बोलता हूँ, अरे बबलू भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे भैया मैं तो छुट्टियां मनाने को आया था यहाँ पे। पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भैया? और ऊपर से उदास भी हो भैया, क्या हो गया तुमको? ये सुनने के बाद मैं बबलू मैकेनिक को अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ और मेरी सारी बातों को गौर से सुनने के बाद बबलू मैकेनिक बोलने लगते हैं, हाँ भैया 5 घंटे के अंदर तुमको गाड़ी चाहिए। अब वैसे मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन अपन करते हैं ना प्रबंध, आखिर अपन है किंग ऑफ रेस्टोरेशन ना। चलो फिर उसके बाद बबलू मैकेनिक चलने लगते हैं और मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगता हूँ। थोड़ी देर तक चलने और कुछ बस्तियों को पार करने के बाद बबलू मैकेनिक मुझे ले आते एक पुराने से स्क्रैप यार्ड में। वहाँ पे जाते ही मुझे उम्मीद की एक नई किरण नजर आई। यहाँ पे कई सारी पुरानी और एक्सीडेंटल कार्स थी और मैं सोच रहा था कि इनमें से किसी को रिस्टोर करके रेस के लिए इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन वहाँ पे काफी सारी गाड़ियों को चेक करने के बाद मुझे पता चलता है कि किसी गाड़ी की बॉडी पूरी तरीके से डैमेज है, किसी गाड़ी का तो इंजन एकदम खराब है, किसी गाड़ी के व्हील्स मिसिंग थे और कोई कार में तो पूरा के पूरा बॉडी शेल गायब था। और जिस गाड़ी के मैक्सिमम पार्ट सही थे उस गाड़ी पे बबलू मैकेनिक ने बोला कि इसे रिस्टोर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी इतने में मेरी नजर स्क्रैप यार्ड के बैक साइड में जाती है और वहाँ पे मुझे गाड़ी जैसा कुछ दिखाई देता है। मैं फौरन भागते हुए बैक यार्ड में चला गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि ये तो एक पुराना सा ऑटो
रिक्शा है और इसकी कंडीशन स्क्रैप यार्ड में रखी हुई बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी थी। इतने में बबलू मैकेनिक भी उस ऑटो के पास रहते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, ओ भाया यही चीज तो अपने को चाहिए। ये सुन के मैं बबलू मैकेनिक को बोलता हूँ, क्या आप पागल हो गए हो क्या, मैं इस ऑटो रिक्शा से रेस में हिस्सा कैसे लूंगा। तो ये सुन के बबलू मैकेनिक बोलते हैं, ओ भाया तुम फिक्र क्यों करते हो, इस ऑटो को ऐसा बनाएंगे कि तुमको ऑटोमेटिक रेस जिता देगा। बबलू मैकेनिक की बात सुन के मैं शॉक हो गया था। अब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन अभी रेस के लिए भी टाइम नहीं बचा हुआ था। अब सिर्फ 3 घंटे बचे थे रेस चालू होने के लिए और कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी अपने पास। तो मैं बबलू मैकेनिक को हाँ बोल देता हूँ इस चीज के लिए और फिर उसके बाद बबलू मैकेनिक और मैं ऑटो को लेके सामने आ जाते हैं स्क्रैप यार्ड के। और फिर बबलू मैकेनिक मुझे बोलने लगते हैं, हाँ तो भैया उस गाड़ी का इंजन निकालो, उस गाड़ी के चक्के निकालो, उस गाड़ी का एग्जॉस्ट निकालो, उस गाड़ी का ऑयल निकालो और भाया लग जाओ काम पे। और फिर इसी के बाद हमारे ऑटो रिस्टोरेशन का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसमें एक नया इंजन लगाने के लिए मैंने एक पास ही में खड़ी मसल कार का इंजन निकाल लिया, जो कि V6 पेट्रोल इंजन था, वो भी 200 हॉर्स पावर के साथ। इंजन के बाद हमने इसके चेसी और बॉडी शेल को फिक्स करना शुरू कर दिया था। फिर इसके अंदर नए वाले स्टील रिम्स लगाए गए और फिर ट्रांसमिशन को भी बिल्कुल परफेक्ट कर दिया गया था। ऑटो के मैकेनिक्स तो पूरे हो गए थे, लेकिन अभी वो दिखने में उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। तो हमने इसके ऊपर जुगाड़ से थोड़ा पेंट मार दिया और अब हमारा ऑटो रेस के लिए तैयार था। ये दिखने में भले एक ऑटो रिक्शा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर की ताकत एक मसल कार जितनी थी और ये सब पॉसिबल हुआ था बबलू मैकेनिक की वजह से। क्या बात है भाया, अब तो मैं बोल रहा ना तुम ही रेस को जीतने वाले हो। जल्दी से निकलो, आधा घंटा बचा है रेस को और आप ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं बबलू मैकेनिक को थैंक यू बोलता हूँ और उसके बाद अपने ऑटो में बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट कर देता हूँ। और इसकी आइकॉनिक आवाज सुन के मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई थी और फिर मैं ऑटो को लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। शुरुआत में मुझे इसे चलाने में हल्की सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर पावर तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी भी हैंडल एक ऑटो रिक्शा के जैसे छोड़ा था। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह इसके ऊपर पूरा काबू पा लिया था और उसके बाद मैं सीधा निकल पड़ा रेसिंग ट्रैक की तरफ और कुछ ही देर में बस अब रेस शुरू होने वाली थी। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है लाजवाब रेस के तीसरे और आखिरी पड़ाव में, जो कि होने जा रहा है गोवा में। और हमारे सारे खिलाड़ी तैयार हैं और मैं आपको बता दूं 3 नए खिलाड़ी भी ऐड हुए हैं। अब रेस में मैं ऑटो लेके आ तो गया था, लेकिन इस रेस को मैं जीत भी पाऊंगा या फिर नहीं, बस यही ख्याल चल रहा था मेरे दिमाग में। उस भिखारी को तो देखो, वो ऑटो लेके आ गया। इससे ज्यादा बेवकूफी वाली हरकत मैंने आज तक नहीं देखी। ये पागल रेस में ऑटो लेके आया ही क्यों? वो अपनी बेइज्जती करवाने आया है। वो गोटी। हाँ मेरी जान, इस रेस को तो मैं ही जीतूंगा। अरे हम सिस्टम है, सिस्टम फाड़ के रख देंगे। ओए हैं, बड़ी बड़ी बात है, इसका सिस्टम तो मैं ही फाड़ूंगा। आज तेरा भाई इतने पटाखे फोड़ेगा, इतने पटाखे फोड़ेगा कि किसी ने सोची ना होगी। अपने कान बचा के रखना हो। और मैं भी इस रेस के लिए अब पूरी तरीके से तैयार था और फिर आखिरकार हमारी रेस शुरू होती है। और जैसा कि मैंने सोचा था, ये शुरुआत से ही रेस काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। मैं अपने ऑटो से बाकी सारे कंटेस्टेंट्स के साथ बने रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बार की रेस में तो शुरुआत में ही जब्बार ने अपनी लीड बना ली थी और वो अपने एंडेवर का फुल पावर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ठीक उसी के पीछे चिरकुट भी लगा हुआ था। अब आएगा मजा। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग मेन ट्रैक से निकल के जंगल में आ गए थे, जहाँ पे पूरा ऊबड़ खाबड़ और कच्चा रास्ता था। यहाँ पे मेरे ऑटो को कंट्रोल करना ऑलरेडी काफी मुश्किल हो रहा था और ऊपर से ओमनी वाला मुझे ठोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे मैं बड़ी मुश्किल से बचा। वो ओमनी वाला नया कंटेस्टेंट था। सबसे पहले तो उसने मुझे पीछे किया और उसके बाद उसने बुलेट वाले को भी पीछे कर दिया। उसने नंबर 4 पोजीशन गेन कर ली थी और अब वो लेजेंडर वाले को पीछे करने जा रहा था। कैसा लगा मेरी जान? बुलेट वाला तो ये देख के आग बबूला हो गया था। अभी फर्स्ट नंबर पे जब्बार चल रहा था, सेकंड पे चिरकुट, तीसरे पे स्टीव और फोर्थ पोजीशन के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी ओमनी और लेजेंडर के बीच में। ओए सिस्टम पूरा हिला देगा। ओए अब इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से मेरा ऑटो कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। पर सामने तो एक मोड़ का फायदा उठा के चिरकुट ने जब्बार को पीछे कर दिया था। हर बार की तरह चिरकुट ने इस बार भी लीड ले ली थी, लेकिन जब्बार इस बार चिरकुट को पूरा कंपटीशन दे रहा था और थोड़ा बहुत क्लैशेस करने के बाद जब्बार फिर से चिरकुट को पीछे कर देता है। और इन दोनों के ठीक पीछे लेजेंडर वाला था, जो स्टीव को पीछे करने की कोशिश में लगा हुआ था। स्टीव का हमेशा रिकॉर्ड रह चुका है कि वो सारी रेसेस में सबसे जीवट आदमी है और इन दोनों के क्लैश का फायदा उठा के ओमनी वाला आगे आ जाता है और लेजेंडर वाला बेचारा 5वें नंबर पे हो गया था। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सीधा रास्ता दिखा तो मैंने भी अपने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी लेजेंडर वाला फिर से आगे हो जाता है और मेरे सामने ओमनी आ गई थी। और उसके बाद मुझे सामने दिखाई देता है हमारा पहला इंटरसेक्शन। कंटेस्टेंट्स को इनमें से कोई एक रास्ता लेना होगा। जब्बार फटक से राइट में घुस जाता है और चिरकुट जाता है लेफ्ट में और उसके बाद ओमनी, लेजेंडर और स्टीव अलग अलग रास्ते ले लेते हैं और मैं लेजेंडर का पीछा करते हुए पहुंच जाता हूँ राइट रास्ते पे। लेकिन ये तो मेरे लिए गलती थी। चिरकुट, ओमनी और स्टीव जिस रास्ते पे गए थे वो काफी स्मूथ था, लेकिन मैंने जो रास्ता चुना था वो हद से ज्यादा ऊबड़ खाबड़ था और लिटरली यहाँ पे मेरा ऑटो बहुत बुरी तरीके से उछल रहा था। अब जब्बार तो काफी आगे निकल गया था और चिरकुट सिर्फ उसके पीछे पीछे आ रहा था। ओमनी वाला और स्टीव तो स्मूथ रास्ते को एंजॉय करते हुए आ रहे थे, पर इंटरसेक्शन की दूसरी साइड में यहाँ पे मैं अपने ऑटो को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए लेके आ रहा था और इंटरसेक्शन पे मोड़ लेते टाइम मेरा ऑटो पलटते पलटते बच गया। और अब हम रेस के दूसरे पड़ाव में बढ़ रहे थे और अब पहाड़ी रास्ता शुरू होने वाला था और पहाड़ी रास्ते आने के बाद असली बसड़ मचना शुरू हो जाती है। सारे के सारे रेसर्स एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे और बुलेट वाला सीधा लिटरली मेरे ऑटो के सामने चल रहा था और मुझे
बिल्कुल भी आगे जाने नहीं दे रहा था। वो बुलेट वाला किसी भी तरीके से अपने पोजीशन को जाने नहीं देना चाहता था। ओए ऑटो वाले, तू वोगेंदर के आगे नहीं भाग सकता। ये ले मेरे फटाके, फाड़ फाड़ फाड़। ऊपर से लेजेंडर वाले ने भी पूरा रोड घेरा हुआ था और ये देख के मैं समझ गया था कि मुझे इनको पीछे करने के लिए सही मौके का इंतजार करना होगा। इधर चिरकुट यहाँ पे काफी ज्यादा बौखलाया हुआ था साले जब्बार। और जब्बार को पीछे करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। भगा 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 अब्बा, वो चिरकुट बिल्कुल अपने पीछे ही है। चुप बैठो, मुझे ध्यान देने दो। अब्बा संभल के, उसे आगे जाने मत देना। हट जा सामने से जब्बार, वरना दबा दूंगा। चिरकुट का पारा सर के ऊपर जा चुका था क्योंकि जब्बार उसे आगे जाने की जगह ही नहीं दे रहा था। तो वो गुस्से में आके जब्बार की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है तुझे तो मैं आगे जाने दूंगा नहीं, रुक जा। और फिर वो जब्बार की गाड़ी को कोने में दबाना शुरू कर देता है। तू तो गया रे जब्बार, छोड़ूंगा नहीं। और ये चाल की वजह से वो आखिरकार पहली पोजीशन को गेन कर लेता है और ढलान होने की वजह से उसे स्पीड का और भी ज्यादा एडवांटेज मिल गया था। अब्बा कुछ करो, हम सेकंड पे आ गए। मैं 5 करोड़ खोना नहीं चाहता। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटे। पहाड़ी रास्ता खत्म होने के बाद हम लोग अब बस्ती में एंटर करने वाले थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा छोटा रास्ता था। जब्बार और चिरकुट तो अपनी गाड़ियों के ऑफ-रोडिंग स्किल्स का फुल फायदा यहाँ पे उठा रहे थे और पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद मुझे दूसरा इंटरसेक्शन भी दिखाई देता है। लेकिन पिछली बार जैसा मैंने इस बार लेजेंडर का पीछा नहीं किया, मैंने इस बार लिया अलग रास्ता और किस्मत से वो निकल गया एक शॉर्टकट। और यहाँ पे मौका देखते हुए मैंने अपने ऑटो की रफ्तार को फुल बढ़ा दिया और किसी तरह इस उबड़ खाबड़ रास्ते पे मैंने उछलते हुए लेजेंडर को पीछे कर ही दिया। रेस की शुरुआत से लेके अब तक मेरी अब जाके पोजीशन इंप्रूव हुई थी और मैं 6वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया। अरे ये कैसा सिस्टम है? मैं 5वें पोजीशन पे तो आ गया था, लेकिन रेस खत्म होने में भी सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी थे। अब हम लोग बस्ती से निकल के चौथे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा कोई घात लगा के इंतजार कर रहा है। अचानक कहीं से एक ट्रक निकल के आता है और वो एक चिरकुट को जोरदार टक्कर मार देता है। अबे और तेरी तो कौन है ट्रक लेके आगे बीच में? ये क्या बोला है? उस ट्रक वाले ने आते ही रेस में बसर मचाना शुरू कर दी थी। जब्बार उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचा और उसके बाद किसी तरह चिरकुट भी वहाँ से बचते बचाते हुए अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है। ये दोनों तो ट्रक से आगे निकल गए थे, लेकिन ओमनी वाला बाप रे मेरी जान। और इस ट्रक को कोई और नहीं बल्कि वही मंकी मैन चला रहा था जिसने पिछली बार मेरी फॉर्च्यूनर का इंजन खराब कर दिया था। लेकिन इसकी हरकतें देख के लग रहा था कि इस बार इसका निशाना कोई और है। इस ट्रक से पीछे छुड़ाओ अब्बा। समझ गया, हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं। ट्रक से बचने के लिए जब्बार अपनी गाड़ी को मोड़ देता है और दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। वो गेट तोड़ते हुए एक बंद रास्ते की तरफ जाता है और उसके बाद अपनी गाड़ी को फुल रफ्तार से भगाते हुए जंगलों से वहाँ से निकाल लेता है। ये पीछे वाला रास्ता रेस ट्रैक के बिल्कुल साइड में था और जब्बार को पूरा यकीन था कि वो इससे आगे जरूर हो जाएगा। पर यहाँ पे मेन ट्रैक में कुछ और ही चल रहा था। वो ट्रक वाला स्टीव के पीछे पड़ गया था और उसे लगातार बम्प किया जा रहा था। ठोक मत मुझे। फिर उसके बाद वो स्टीव की गाड़ी को धक्का देना शुरू कर देता है और उसे घसीटते हुए कोने में लेके जाता है जहाँ पे रैम जैसा कुछ था। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? अरे नहीं, मेरी गाड़ी का बैलेंस। ओह माय गॉड! उस ट्रक वाले की वजह से स्टीव की गाड़ी रैम से जंप कर जाती है और स्टीव अनफॉर्चुनेटली पानी में गिर के रेस से बाहर हो जाता है। नहीं, मेरी बुगुटी, मेरा 5 करोड़ पानी में डूब गए। लगता है मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना होगा। अब स्टीव को पानी में गिराने के बाद उस मंकी मैन का अगला निशाना था लेजेंडर वाला, जो बिल्कुल ठीक उसके पीछे ही चल रहा था। अब वो मंकी मैन अपने ट्रक को लेजेंडर की तरफ लेके जाता है और उसे दबाने की कोशिश करता है। लेजेंडर वाला उससे बचने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेजेंडर हवा में उड़ जाती है और उस ट्रक का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद वो मंकी मैन तो गायब हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके वजह से लेजेंडर वाला भी इस रेस से अब बाहर हो चुका था। सारा सिस्टम ही पलट गया रे। वो ट्रक तो अभी जा चुका था, लेकिन मेरे सामने भी बुलेट वाला था जिसे मुझे पीछे करना था। फिलहाल तो ये बुलेट वाला दूसरे नंबर पे चल रहा था, मैं तीसरे नंबर पे और पहले नंबर पे चिरकुट था और रेस खत्म होने में 1.5 किलोमीटर से भी कम रह गया था। ये बुलेट वाला तो मुझे आगे जाने नहीं दे रहा था और रास्ता भी काफी ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन मैंने किसी की परवाह न करते हुए अपने ऑटो की स्पीड बढ़ाई और सही मौका देख के आखिरकार मैंने बुलेट वाले को पीछे कर ही दिया और मुझे मेरे सामने अब चिरकुट दिखाई दे रहा था। मैं सेकंड नंबर पे चल रहा था और वो फर्स्ट पे चल रहा था और रेस खत्म होने में अब लगभग सिर्फ 1 किलोमीटर बाकी था। अभी रास्ता बिल्कुल एकदम सीधा और स्मूथ था, तो मैं भी अपने ऑटो को फुल रफ्तार पे भगा रहा था, लेकिन चिरकुट जैसे बंदे को पीछे करना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। रेस खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर बाकी रह गए थे और मुझे समझ में आ गया था कि यही वक्त है ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करने का, तो मैं वही करता हूँ। और ये इस्तेमाल करने के बाद मेरा ऑटो अपने फुल पावर में भाग रहा था। देखते ही देखते मेरे ऑटो की स्पीड 200 प्लस क्रॉस कर गई थी और फाइनली अब मैं चिरकुट को पीछे करने वाला था। रेस को खत्म होने में सिर्फ 200 मीटर रह गए थे और मुझे सामने अपनी जीत नजर आ रही थी। ये क्या बकवास है? लेकिन इतने में ही मेरे ऑटो के व्हील से चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती है और तब जाके मुझे रियलाइज होता है कि मेरा ऑटो इस पावर को झेल नहीं पा रहा है। मैं किसी तरह अपने ऑटो को वापस कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब वो डिसबैलेंस होना शुरू हो गया था। मेरा ऑटो पूरी तरीके से हिल रहा था और इसमें से चिंगारी और धुआं निकल रहा था। मैंने ऑटो को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो साइड में खड़े हुए पत्थर से जा टकराया और वो हवा में उछल गया था। 4 सेकंड के लिए लगभग मैं हवा में था और मुझे लग रहा था कि मेरे अब सारे सपने टूट चुके हैं और फिर ऑटो मेरा नीचे गिर पड़ा। अब वो 5 करोड़ सिर्फ मेरे हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थे मेरे दोस्त। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये?
उस क्रैश की वजह से मेरा ऑटो पलटियां मारते मारते आगे बढ़ रहा था। मेरा ऑटो चिरकुट से आगे निकल गया था और 100 मीटर तक पलटियां मारने के बाद आखिरकार मेरे ऑटो ने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली थी। लेकिन उसके बाद भी मेरा ऑटो पलटियां खा जा रहा था और उसके बाद वो पलटियां खाते खाते घास पे जा गिरा और उसके बाद मैंने ऑटो से छलांग लगा दी और मैं जमीन पे जा गिरा। मुझे तो मामूली खरोंचे आई थी लेकिन ऑटो का बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर उसके बाद मैं जमीन से उठा और अपने कपड़े वगैरह साफ किए, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक डाउट था कि मैं ये रेस जीता भी हूँ या फिर नहीं, और क्या जो मैंने अभी तक इतनी मेहनत की वो मेरी बेकार गई। तभी इतने मुझे अनाउंसर के पीछे से आवाज आती है। तो दोस्तों हमारी लाजवाब रेस खत्म हो चुकी है और हमारी रेस के विजेता है मिस्टर स्कॉर्पियो वाले भाई। मैं फाइनली विजेता बन ही गया। थोड़ी ही देर बाद बाकी सारे रेसर्स भी अपनी कार्स के साथ रेस को फिनिश कर लेते हैं। नहीं, मेरे 5 करोड़। मेरे ख्याल से मैंने जो रास्ता लिया था वो शॉर्टकट नहीं लॉन्ग कट था। अब्बा वो भिखारी नहीं, वो लेजेंड है, लेजेंड। हाँ मेरी जान, लगता है फिर से लोगों को किडनैप करना पड़ेगा। अरे मैं तो भूल ही गया था, पटाखे फोड़ने से स्पीड कम होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे नए विनर का। आखिरी पड़ाव के रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों। पहले स्थान पे फिनिश करने वाले और 5 करोड़ रुपए जीतने वाले और इस शानदार ट्रॉफी को अपने घर ले जाने वाले मिस्टर स्कॉर्पियो वाले भाई, जिनकी स्कॉर्पियो चोरी हो गई थी, जो बाद में फॉर्च्यूनर लेके आया और आज ऑटो से जीत गया। दूसरे स्थान पे आए हैं मिस्टर चिरकुट, जिन्हें अपनी गाड़ी का तो बहुत घमंड था पर आज एक ऑटो से हार गए। और तीसरे स्थान पे आए हैं जब्बार भाई और उनका बेटा। और इन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने इस लाजवाब रेस को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। देखना एक दिन मैं इसे जरूर हराऊंगा और अपना बदला लेके रहूंगा। तो फाइनली मेरी सारी मेहनत रंग लाई और मैंने 5 करोड़ रुपए जीत लिए। जर्नी मेरे लिए काफी मुश्किल थी लेकिन इसके अंदर मजा भी मुझे बहुत आया और फाइनली अब मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ। तो फिर दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को पहली बार देख रहे हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही औसम और बढ़िया वीडियोस मिलते रहेंगे और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।